ढाबे का मालिक कंजूस सेठ जोखाराम पेट निकाले गद्देदार कुर्सी पर बैठा हुआ गरीब नौकर सरजू से जल्दी जल्दी अकेले ही ढाबे का काम करवा रहा था। और बेचारा सरजू अकेले ही सारा खाना तैयार करता है, लेकिन तब भी सेठ चिल्ला उठता है, अरे ओ नमक हराम, सब्जियां तैयार हुई कि नहीं? अभी रोटियां सेकना भी बाकी है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए आते होंगे। ये क्या तू बीरबल की तरह धीरे धीरे खिचड़ी पका रहा है? खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ जोखाराम जी, आज मैं ढाबे के अंदर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में पालक पनीर बना रहा हूँ। लोग खाएंगे तो उंगलियाँ चाट जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, और अब जुबान कम चला और हाथ ज्यादा चला, नमक हराम नौकर कहीं। सीतापुर गांव में जोखाराम नाम का एक बड़ा ही कंजूस मालिक ढाबा चलाता था। गरीब सरजू जो कि उसका नौकर था, उसके ढाबे में दिन भर काम करता। बेचारा बहुत मेहनती था। सारा दिन ढाबे पर आने वाले लोगों को गर्मा गर्म खाना बनाकर परोसता और रात के अंत तक आने वाले लोगों को इसी तरह खाना खिलाया करता और ढाबे के बर्तन भी वही मांजता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कंजूस सेठ उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, बल्कि बार बार उसे नमक हराम कहकर पुकारा करता था। आहा, बढ़िया खुशबू आ रही है। ये पालक पनीर पूरी तरह पक गया है, तैयार भी हो गया है। वाह वाह वाह, आज तो ढाबे पर खाने वाले जमकर आएंगे और कमाई ज्यादा होगी, तो इस बार तो सेठ जी मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। बेचारा नौकर अपने दिल में हर बार इसी तरह उम्मीद लगाता, ये सोचता कि शायद मेहनत करके सेठ उसकी पगार बढ़ा देगा। लेकिन सेठ बहुत ही कंजूस था। वो जब देखो उसके कामों में कमियां निकालता रहता। देखते ही देखते ढाबे पर खाने वालों की भीड़ बढ़ने लगती है, क्योंकि सरजू के हाथों में बहुत स्वाद था और सोहन मोहन नाम के दो व्यक्ति खाना खाने के लिए सेठ के ढाबे पर आते हैं। अरे वाह सेठ जी, आज तुम्हारे ढाबे से तो बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ तो मेरा ढाबा है, किसी 5 स्टार होटल से कम थोड़ी ना है। अरे जाओ जाओ भैया, यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, अंदर जाके खाने का मजा उठाओ। सोहन मोहन ढाबे में आकर बैठ जाते हैं। नौकर दोनों के सामने खाना पेश करता है और वो पसीने से बिल्कुल तरबतर था। लीजिए सोहन मोहन भैया, शुरू कीजिए खाना। आज मैंने नए तरीके के पालक पनीर बनाए हैं, खाकर बताइएगा कैसे बना है। अरे सूरज भाई, तुम्हारे पकाए हुए खाने के आगे तो होटल भी फेल है, बढ़िया ही बना होगा। दोनों ग्राहक बड़े ही चाव से सरजू का परोसा हुआ खाना खाते हैं और आपस में बातें भी करने लगते हैं। जो भी कहो सोहन भैया, ये सूरज बड़ा मेहनती है, लेकिन इसका मालिक उतना ही गद्दार है। बेचारे से सारा दिन कोल्हू की बैल की तरह काम करवाता है, पगार मामूली सी देता है, मानो ऊंट के मुंह में जीरा हो। ये बेचारा चुपचाप काम करता है, इसी बात का फायदा उठाता है सेठ। अरे ओ सूरज, यहाँ पर तो आ। क्या हो सोहन भैया, कुछ चाहिए क्या? अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू इतना बढ़िया खाना बना कर देता है, तेरे सेठ तेरे द्वारा इतना कमाते हैं, तू इसको पगार बढ़ाने के लिए क्यों नहीं बोलता? कितनी बार तो बोला है सोहन भैया, पर क्या करूं, सेठ हर बार कहते हैं कि ढाबा ही नहीं चल रहा। अच्छा तू चिंता मत कर, हम जाते हुए बोल देंगे। दोनों व्यक्ति खाना खाकर सेठ के पास आते हैं और सेठ जी से बोलते हैं, अरे सेठ, तुम्हारा नौकर कितना लाजवाब खाना बनाता है, तुमको उस बेचारे के पगार बढ़ा देनी चाहिए। आखिर इस ढाबे की शान है तुम्हारा नौकर। चुप करो, तुम लोग मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ये मेरा नौकर है और मैं जानता हूँ कि इसे कितनी क्या पगार देनी है। तुम यहाँ पे खाओ और पैसे चुकाओ और जाओ यहाँ से। वैसे भी शूकर को ज्यादा पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। ये गरीब लोग ज्यादा पैसे देखते नहीं कि बस उड़ने की फिराक में रहते हैं। सेठ की बातें नौकर सुनकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोलने लगा, वाह रे सेठ जी, सारी मेहनत मैं करूँ और कमाई तुम रखो, ऊपर से नमक हराम के ताने भी मारते हो। अब मुझे खुद ही सेठ से अपने पैसे बढ़ाने के लिए बात करनी होगी। ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, खुद तो पैसे बढ़ाएगा नहीं। बेचारा नौकर सुबह से रात तक ढाबे पर काम करता है। वो सब कुछ संभालता है, खाना बनाना, खाना परोसना, सफाई करना और अंत में बड़े बड़े हांडी बर्तन मांजना, और सेठ खाली पैसे वसूलने का काम ही किया करता। हे भगवान, मालिक ने मुझे क्या से क्या बनाकर रख दिया है। पहले तो बावर्ची था, खाना बनाता था, बर्तन भी मुझी को धोना पड़ता है। इतनी मेहनत करके तो मेरी हड्डियां गल जाएंगी। कल तो मैं सेठ जी से किसी भी कीमत पर बात करूंगा। अगले दिन नौकर पसीने से तरबतर होकर
खाना बनाकर भाग भाग कर परोसता है, जबकि सेठ पेट निकाले पैसा वसूल रहा था। तभी एक महिला सरजू के खाने की तारीफ कर उठती है और कहती है, भाई बहुत ही दमदार खाना बनाते हो तुम्हें तो किसी बड़े 5 स्टार शहर के होटल में रसोइया होना चाहिए। यहाँ कहाँ इस कंजूस सेठ के ढाबे में काम में लगे हो। सेठ को लगता है कि जरूर नौकर ने महिला को कुछ बोला होगा, इसीलिए सबके सामने ही सेठ नौकर पर चिल्ला पड़ता है, क्यों रे नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जो भी ग्राहक खाना खाने आता है मेरी कमाई बढ़ाने की जगह तेरी पगार बढ़ाने की बात बोलता है। आखिर तू लोगों को क्या कहता है मेरे खिलाफ, भड़काता है ना? बोल, सच बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं मालिक, मैं भला क्यों ढाबे पर खाने आने वाले लोगों को भड़काऊंगा। मेरी रोजी रोटी भी तो यहीं से चल रही है। मैं तो बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, इसमें मेरी क्या गलती। और वैसे भी मालिक, इतने सालों में मैं आपके ढाबे पर काम कर रहा हूँ, आपको मेरी पगार बढ़ा देनी चाहिए। आखिरकार ढाबा भी तो मेरी मेहनत से ही चल रहा है। सच सुनकर सेठ आग बबूला होकर नौकर सरजू पर गुस्सा निकालने लगता है। अच्छा दो कौड़ी के नौकर, एक दो लोगों से तारीफ क्या सुन ली, तेरे भाव बढ़ गए। कहता है कि तेरे मेहनत से मेरा ढाबा चलता है। अब तो तू नमक हराम ही है। तेरे बिना भी मैं अपना ढाबा चला कर दिखाऊंगा। ऐसे ही भीड़ हमेशा लगेगी। तू जा अपना कोई दूसरा रास्ता देख ले। बेचारे गरीब नौकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी सफाई पेश करता है। मालिक, आप मुझे नमक हराम कहते हैं, आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं, इसलिए मैं खुद आपका ढाबा छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा अब दफा हो जा। दरअसल सरजू अनाथ था और उसे गांव में सब रामू के नाम से पुकारा करते थे और सेठ ने ही बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन सेठ उसे प्यार से नमक हराम कहा करता, जिस वजह से अब गांव के लोग भी उसे नमक हराम ही बोला करते। अब बेचारा सरजू मायूस चेहरा लेकर सेठ के ढाबे से घर आ गया और अपने लिए दूसरा काम तलाशने लगा, मगर उसे जल्दी से काम नहीं मिला और ना ही घर में कुछ खाने के लिए बचा था। वो भूख से बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने सेठ का ढाबा छोड़कर सचमुच में कोई गलती तो नहीं करती। इस वक्त मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कम से कम सेठ जी के ढाबे पर बचा कुचा बढ़िया खाना खाने को मिल जाता था। ऐसे भूखा तो नहीं रहना पड़ता। अब बेचारा नौकर सरजू हताश होकर एक दिन काम ढूंढने की कोशिश करता है और एक जगह ईंट ढोकर पैसे कमाता है। अब वो अपना खुद का ढाबा खोलने का मन भी बना चुका था। बस अब मैं पैसे जोड़कर खुद का ढाबा खोलूंगा और उस कंजूस सेठ को दिखा दूंगा कि उसके बिना भी मैं बढ़िया कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे बिना उसका नहीं चलेगा। ये सेठ मुझको बार बार नमक हराम बोलता था ना, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि वाकई में नमक हरामी करना किसे कहते हैं। सेठ के द्वारा बेइज्जत करके निकाले जाने के बाद नौकर भट्टी पर कई दिनों तक ईंट बनाकर पैसे जमा करता है ताकि वो अपने लिए एक छोटा सा ढाबा खोल सके और सेठ को गलत साबित कर सके। हे भगवान, इतने वक्त से मेहनत करने के बाद पाई पाई जोड़कर भी अभी तक मैंने केवल 1500 रुपए ही जोड़ पाए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, पाई पाई जोड़नी पड़ेगी, तभी मैं अपने लिए ढाबे जैसा कुछ खोल पाऊंगा। बेचारा नौकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए मारा मारा फिरता है। जब कभी वो सेठ के ढाबे के आगे से गुजरता तो सेठ उसे ऐंठ कर देखता, जिससे नौकर के अंदर का गुस्सा और भड़कने लगता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं क्या? मुझे काम से निकालने के बाद सेठ का ढाबा बिल्कुल खाली है, लेकिन ये खुद आकर मुझे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि इनका घमंड बीच में जो आ रहा है। कोई बात नहीं, इस बार मैं भी इनको दिखा दूंगा। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। नौकर दिन रात काम करके पैसे कमाता है और डबल रोटी खाकर एक वक्त पेट काट कर पैसे बचाता है, जिसके बाद आखिर में वो सामान जुटाकर सेठ के ठीक बगल में एक छोटा सा ठेला लगाकर खाने पीने का व्यवसाय शुरू करता है। हे भगवान, मुझे यहाँ पे ठेला लेकर खड़े हुए 2-3 घंटे निकल गए हैं, मगर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा। सब लोग सेठ के ढाबे पर बैठे हैं। मुझे कुछ करना होगा। अब ये नौकर दिखाएगा असली नमक हरामी। नौकर अपनी चाल चलता है और सेठ के ढाबे पर बैठे लोगों को लालच दे देकर अपने ढाबे की तरफ आकर्षित करने लगता है। अरे आ जाइए, सस्ता सस्ता खाना खा जाइए। आओ आओ प्यारे प्यारे काका मौसा चाचा, आ गया है स्वादिष्ट खाना सिर्फ 10 रुपए में। हैं? 10 रुपए का खाना है? 10 रुपए का खाना?
10 रुपए का खाना? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केवल 10 रुपए के खाने में है रोटी और सब्जी और साथ में बहुत कुछ। आओ आओ, भरपेट खाओ। सूरज के सस्ते ढाबे पर चले आओ, चले आओ। इतने सस्ते में खाना मिलता देखकर सेठ के ढाबे पर बैठे सारे लोगों के अंदर खलबली मच उठती है और एक एक करके सब लोग उठकर सरजू के ठेले पर जाने लगते हैं। सेठ परेशान होकर जाते हुए लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है। अरे अरे भाई लोग, कहाँ जा रहे हो? ढाबा का इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर इस नौकर के पास मत जाओ। देखो, उसके पास तो बिठाने की जगह भी नहीं है। अरे तो क्या हो गया जोखराम सेठ? कुर्सी टेबल नहीं है तो क्या हुआ? हम सब जानते हैं सूरज के बने खाने में दम होगा, जो हम सब लोग खड़े होकर खा लेंगे। चलो भाई लोग। सब लोग नौकर के ठेले पर आ जाते हैं। सेठ हाथ मलता रह जाता है। क्यों भाई सूरज, कैसे हो? एकदम ठीक हो सोहन भैया। सब लोग कंजूस सेठ के ढाबे पर जाना बंद कर देते हैं और इधर नौकर के ठेले पर दिन रात भीड़ लगी रहा करती, जबकि सेठ का ढाबा खाली पड़ा था। कुर्सियां धूल खा रही थी। सेठ गुस्से में नौकर के ठेले की तरफ देखकर झलते भुनते हुए बोला, मुझे तो पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन ये नमक हराम नौकर अपनी नमक हरामी जरूर दिखाएगा। मेरा सारा ढाबा खाली हो गया, वो नमक हराम नौकर मेरे सारे ग्राहक छीन ले गया। धीरे धीरे सरजू की कमाई बढ़ती जा रही थी और उसका छोटा सा ठेला धीरे धीरे ढाबे का रूप ले चुका था। कई सारी कुर्सी टेबल वो लगा लेता है, जहाँ लोग आराम से बैठकर खाते पीते हैं। कुछ ग्राहक टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में भी खड़े थे। जो भी कहो सूरज भाई, तुम्हारे खाने में जो स्वाद है वो पूरे शहर में कहीं नहीं। एकदम हाथ नाप तोल कर मिर्च मसाले सब डालते हो। रोटी भी सस्ती है। भला आजकल सस्ता 30-40 रुपए का खाना कहाँ मिलता है आज के जमाने में? भाई साहब, ये तो आप सबका बड़प्पन है और थोड़ी मेरे मेहनत का फल है। बस इसी तरह प्यार देते रहना। एक तरफ नौकर के ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो सेठ के ढाबे पर खाली मक्खियां भिन भिना रही थी। उसका ढाबा पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और वो पछताने लगता है। हे भगवान, मेरे ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा है। सारा बनाया खाना इसी तरह रोज बर्बाद हो रहा है। ऐसे तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मैंने कितनी बड़ी गलती की, सूरज को नमक हराम कहा, लेकिन असली नमक हरामी तो मैंने की। कितना मेहनत करता था बेचारा, लेकिन मैंने उसकी पगार नहीं बढ़ाई। आज देखो उसने अपना कैसे मुकाम बना लिया है। अगर मैंने उसको वापस नहीं बुलाया तो कल को मेरे हाल किसी भिखारी की तरह ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मुझको उसी के ढाबे पर भीख मांगकर खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा उसके ढाबे पर और हाथ पैर जोड़कर उसको मनाना पड़ेगा, तब भी लाऊंगा मैं उसे। अगले दिन सेठ नौकर के नए ढाबे पर पहुंचता है। इस बार नौकर ने सेठ को ताना मारा। अरे सेठ जी, आप यहाँ पर नमक हराम नौकर के पास क्या लेने आए हैं? सेठ अब पछताते हुए बोलता है, सूरज मुझे माफ कर दे। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुझसे बैर कर लिया। मैं तेरा मालिक नहीं, तेरे मेहनत का गुजारा हूँ। वापस आ जा, तेरे बिना मेरा ढाबा सूना पड़ा है। तू जितना बोलेगा मैं तुझे उतनी तनख्वाह पर रख लूंगा। तू चाहेगा तो मैं बर्तन भी धो दूंगा, तू बस केवल खाना बना देना। सेठ के दिल में पछतावा देखकर नौकर का दिल भी उसके लिए पिघल जाता है और वो नम आंखों से बोलता है, सेठ जी, आपने मुझे हमेशा नमक हराम कहा, लेकिन मैंने हमेशा आपकी इज्जत की। मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन अब मेरी मेहनत की कदर होनी चाहिए और आप कभी मुझे नमक हराम नहीं बोलेंगे। वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं तेरी मेहनत का पूरा मान करूँगा। कभी भी तुझे गलती से भी नमक हराम नहीं बोलूँगा। बस तू लौट आ बेटा। सरजू खुशी खुशी ढाबे पर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको अपने मालिक से लगाव था। ग्राहक भी पहले की तरह वहीं आने लगते हैं। अरे सेठ जी का ढाबा फिर से चल पड़ा। देखो सूरज क्या लौट कर आया, ढाबे की शान और बढ़ गई है। जान लौट आई है ढाबे की, तो अब से हम यहीं पर खाना खाएंगे। हाय, क्यों सेठ जी, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देख लो सेठ जी, जिसको तुम नमक हराम कहते थे ना, उसे खुद जाकर तुम्ही को लाना पड़ा है।
हाँ भाई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे नौकर के बिना ना ही मैं और ना ही मेरा ढाबा कुछ भी नहीं है। अब जोखाराम सेठ कंजूसी भरा नाप तोल छोड़कर अपने नौकर के साथ मिलकर खुशी खुशी ढाबा चलाता है और उसकी मेहनत की पूरी कदर करता है और पगार भी बढ़ा देता है और इज्जत से नाम लेकर उसे बुलाता है। नौकर नौकर नहीं कहता। सूरज, अब तो तुमको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं मालिक, अब मैं खुश हूँ और हर किसी को मेहनत का मान मिले तो वो हर कोई खुशी रहता है और अच्छे से काम करता है। अंत में सेठ की बुद्धि खुल जाती है और उसका नौकर नमक हराम नहीं बल्कि नमक हलाल खुददार ईमानदार व्यक्ति था जो कि मेहनत से कमाना खाना जानता था।